हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक पाठशाला। इस लेक्चर में हम लोग आगे ये जो सीरीज़ चल रही थी लाइन बाय लाइन, जो चैप्टर शुरू किया गया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं इसी चैनल पर। अगर आप नए हैं और चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर आपका प्रॉपर क्लियर हो, तो आप पिछले 2 लेक्चर देखिए, उसके बाद ये तीसरे नंबर का लेक्चर देखिए, है ना। तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की, है ना। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के टाइप क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अर्थ समिट कब और कहाँ हुआ था, रिसोर्स की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। ये पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अभी ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक लैंड रिसोर्सेस। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी हम लोग करते हैं, रहते हैं, कहाँ रहते हैं, लैंड पर। तो लैंड बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है हमारी लाइफ का, या यूँ कहो हमारे हमारे पूरी एक्टिविटीज़ का, सभी एक्टिविटीज़ का। तो लैंड क्या है? लैंड है हमारा नेचुरल रिसोर्स। ओके, अब नेचुरल रिसोर्स है तो ये करता क्या है? ये सपोर्ट करता है हमारे नेचुरल वेजिटेशंस को। अब कोई भी नेचुरल वेजिटेशन कहाँ होगा? लैंड पे ही होगा। वाइल्ड लाइफ एनिमल कोई भी, वो लैंड पे ही रहेगा। ह्यूमन बींग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी सब हम लैंड पे ही करते हैं। हाँ, वो अलग बात है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम ओशन में भी करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसपोर्ट जो करते हैं, तो वो हम ओशन के थ्रू भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लैंड पे ही करते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ओके, तो इतनी सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है लैंड, तो इसलिए लैंड हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ब्रॉड 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं लैंड के। कौन कौन से? प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। अगर हम अर्थ को प्रॉपर देखें तो हम पाएंगे कि ये 3 ही पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, है ना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, रिफ्ट वैलीज एंड बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मेजरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही ग्राफ के थ्रू बताया गया है कि अगर हमारे पास 100% टोटल लैंड है, तो उसमें से 43% प्लेन्स है। यहाँ पर आप कीज देख सकते हैं, 43% लैंड जो है वो प्लेन्स है। ओके, और उसके बाद नंबर आता है माउंटेन्स का। ओके, माउंटेन्स कितना है? 30%। एंड आफ्टर दैट नंबर आता है प्लेट्यूज का। आपसे एग्जाम में ये क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा क्या है, तो आप कहोगे प्लेन्स है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप कहोगे कि माउंटेन्स हैं। उसके बाद क्या है? आप कहोगे प्लेट्यूज हैं। ओके, समझ गए ना बात। तो सबसे कम नंबर में क्या है? प्लेट्यूज हैं। तो अब बात करते हैं हम प्लेन्स की। तो प्लेन्स जो है मेजरली यूज होते हैं एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, वहीं अगर बात करें हम लोग माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स क्या करते हैं एक्चुअली? जो पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर है ना, उसे मेंटेन रखते हैं। समझे? तो इससे क्या होता है, जो रिवर्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर उसमें वाटर अवेलेबल रहता है, और उस रिवर वाटर का यूज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ में किया जाता है, चाहे वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, इनफैक्ट वो टर्सरी एक्टिविटीज़ में, है ना, यूज किया जाता है। अब इसी में एक तीसरा पॉइंट है माउंटेन्स का टूरिज्म। जब भी बात आती है कि घूमने चलते हैं, तो कहाँ मन होता है घूमने का? माउंटेन्स पर, शिमला या फिर उत्तराखंड में कहीं, है ना, या फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसी जगह पे। यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स, और दूसरे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है इनकी यहाँ। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जैसे स्नो लेपर्ड एंड अदर अदर एनिमल्स भी रहते हैं। ओके, ठीक है। अब फिर तीसरे नंबर पे बात आती है किसकी? प्लेट्यूज की। प्लेट्यूज जो होते हैं वो कह सकते हो कि स्टोर हाउस हैं किसका? फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स का। फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। कुछ अमाउंट में यहाँ पर फॉरेस्ट भी मिलेंगे। फॉरेस्ट तो आपको प्लेन्स में भी और माउंटेन्स में भी मिलेंगे, लेकिन मेजरली यहाँ पर क्या है? फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स के ये स्टोर हाउस हैं प्लेट्यूज। ओके, कितना एरिया आता है? 27%। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो वही यहाँ पर फिर से बात बताई गई कि 43% आपका क्या है? प्लेन्स हैं, और फिर वही रिपीट किया गया है, आप समझ चुके हैं क्या है ना। वही प्लेट्यूज क्या है? रिच रिजर्व्स होते हैं मिनरल्स के। ठीक है, अभी बात ये समझ लिया लैंड रिसोर्स क्या है, और उसका ब्रॉडली कैसे डिवाइड किया गया और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब दूसरा टॉपिक है, उसी का सब टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड
अब अगर एक रिसोर्स है तो हम उसे यूटिलाइज भी अच्छे से करना चाहेंगे, है ना। तो अब ये देखेंगे कि टोटली प्रॉपरली लैंड का यूटिलाइजेशन हुआ कैसे है। तो मेजरली जो हेडिंग्स हैं उन्हें पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, भाई जो लैंड है उसमें फॉरेस्ट भी होगा, सिंपल सा। फिर लैंड ऐसी होगी जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, है ना, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ होगी अनकल्टिवेटेड लैंड होगी, कुछ फैलो लैंड होगी, और कुछ, अच्छा उसके बाद आती है नेट सोन एरिया। ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होगा, फिर वो क्या होगा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि अब इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। ऐसी लैंड जिसको मोर देन 5 ईयर से कभी कल्टीवेट ही नहीं किया गया, या यूं कहो उसे कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेट कर ही नहीं सकते हैं, वहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसे वेरन या वेस्ट लैंड बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। जैसे कि कोई बिल्डिंग बना दी, कोई रोड बना दिया, कोई फैक्ट्री बना दी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है भाई, लैंड थी। वहाँ पर आपने क्या था, पहले एग्रीकल्चर की जा सकती थी, लेकिन अभी आपने बिल्डिंग्स, रोड्स बना दी, तो क्या अब वो अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए? तो नहीं है। इसका सिंपल सा आंसर है नहीं है। ओके, तो अब तीसरा पॉइंट आता है अनकल्टिवेटेड, जिसे कल्टिवेट ही नहीं किया गया, है ना, कुछ समय से, या फिर यूँ कहो कि काफ़ी समय से। जैसे परमानेंट पास्चर या फिर ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर एनिमल्स वगैरह घास चरते हैं। आपने देखा होगा गांव वगैरह में ऐसी ज़मीन पड़ी रहती है, शहर में भी इवन पड़ी रहती है ऐसी ज़मीन, जिस पे सिर्फ कुछ पशु जो होते हैं वो टहलते रहते हैं, घास चरते रहते हैं, है ना। फिर अगला है लैंड अंडर मिसलीनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स। कुछ मिसलीनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स एंड ग्रूव्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो भी क्या है, अनकल्टिवेटेड लैंड है ना, तो उसमें भी यूज होती है आपकी अनकल्टिवेटेड लैंड। फिर क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब इसमें क्या है, ऐसी लैंड जिसमें एग्रीकल्चर की जा सकती थी, कल्चरेबल है, लेकिन नहीं की जा रही है। कितने समय से? मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, है ना। ऐसी लैंड जिसमें पिछले 5 साल या उससे ज़्यादा से एग्रीकल्चर की ही नहीं जा सकती, की ही नहीं गई है, जा सकती है लेकिन की नहीं गई है, तो उसे हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि पिछले 5 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है। फिर आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होती है? अब ये दो तरीके की है, एक करेंट फैलो और फिर एक होती है अदर देन करेंट फैलो, यानी कि जो अभी करंट में फैलो नहीं है, या फिर कह सकते हो कि करंट में फैलो जो है उसके अलावा जो लैंड है उसे अदर देन करंट फैलो बोल सकते हैं, ठीक है। करंट फैलो लैंड क्या है? ऐसी लैंड जिसे एक या उससे कम, है ना, क्या है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, उसे बोलते करेंट फैलो। ओके, जिसे जैसे पूरा 1 साल कंप्लीट है, अब ये कोई लैंड है, इसको पिछले 1 साल से या फिर पिछले 6 महीने से कल्टीवेट ही नहीं किया गया, तो उसे बोले हम लोग करेंट फैलो, ठीक है, यानी कि लेस देन 1 ईयर। ओके, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर। फिर आता है अदर देन करेंट फैलो, ऐसी लैंड जिसको पिछले 1 से 5 साल के बीच में कल्टीवेट ही नहीं किया गया, यानी कि 1 to 5 ईयर। ओके, अभी आपने क्या देखा, 0 से 1 ईयर के बीच में कल्टीवेट नहीं किया गया, वो क्या है, करेंट फैलो है। ओके, और फिर आता है आपका अदर देन करंट, जो 1 से 5 ईयर तक कल्टीवेट नहीं किया गया, वो अदर देन करंट फैलो हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया क्या है? नेट सॉन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और इसमें सीबीएसई या फिर जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो नेट सॉन एरिया ऐसा एरिया है, जैसे सपोज करिए ये कोई ऐसे लैंड है, ये लैंड है। अब इसमें क्या है, इस लैंड को एक बार बोया गया, भले ही इस लैंड को बार बार बोया जा सकता है, लेकिन हम काउंट करेंगे एक बार, सिर्फ ये मानेंगे कि ये जो लैंड है एक बार बोई गई है, तो इसे बोलते हैं नेट सॉन एरिया। अगर इस लैंड को 2 बार बो लिया गया, तो सपोज करिए ये सपोज करिए 2 हेक्टेयर है, कितना है, 2 हेक्टेयर है, ठीक है। अब 2 हेक्टेयर लैंड है, इसको 2 बार बोया गया, यानी कि इसमें 2 बार फसल उगाई गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम काउंट करेंगे कितना, 4 हेक्टेयर। कितना? 4 हेक्टेयर काउंट करेंगे, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ, जब इसे 2 बार बोया जा चुका है, यानी कि 1 साल में 2 बार इसमें फसल की जा चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अभी से हम 2 की जगह 4 हेक्टेयर काउंट करेंगे। हाउ मेनी हेक्टेयर? 4 हेक्टेयर, ठीक है। तो 4 हेक्टेयर जब काउंट करेंगे तो उसे बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया?
ठीक है। तो नेट सॉन एरिया क्या है? नेट सॉन एरिया का मतलब ये हो गया, जैसे ये लैंड है, ये लैंड है, इसमें भले ही 2 या 3 फसल की जा सकती हैं एक साल में, और की भी हो सकता है की गई हो, लेकिन इसको काउंट करेंगे ओनली 1 टाइम, है ना। ये 2 हेक्टेयर का 2 हेक्टेयर का आपका लैंड है, तो इसे 1 टाइम ओनली काउंट करेंगे। हम कहेंगे कि 2 हेक्टेयर क्या है? नेट सॉन एरिया है। अगर यही लैंड सेम लैंड, इसको 2 बार या 3 बार कल्टीवेट किया गया एक साल, याद रखना 1 ईयर की बात हो रही है, जो टाइम लिमिट क्या है? 1 ईयर। 1 ईयर में अगर इसको 2 बार इसमें फसल उगाई गई है, तो इसका मतलब ये हो गया 4 हेक्टेयर। क्या हो गया? 4 हेक्टेयर, ठीक है। तो 4 हेक्टेयर का मतलब है, जब हम बात करते हैं 4 हेक्टेयर, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लैंड उतना ही है, लैंड 2 ही हेक्टेयर है, चूंकि इसको 2 बार बोया गया इसीलिए हम इसको 4 हेक्टेयर काउंट कर रहे हैं। तो ऐसी इस जो 4 हेक्टेयर है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ गए ना? मुझे लगता है समझ गए अब आप कि नेट सॉन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या डिफरेंस है। नेट सॉन एरिया कितना भी बड़ा लैंड हो, जिसको जिसको चाहे साल भर में 4 बार बोया जा सके, एक फसल मतलब कई सारी फसलें की जा सकें, लेकिन उसे काउंट करेंगे जितना एक्चुअल वो लैंड है उतना ही, ओके, जितना एक्चुअल वो लैंड बोया गया उतना ही। और जब हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करते हैं, वही सेम लैंड है लेकिन उसको 4 बार बोया गया है, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 हेक्टेयर था यहाँ पर, तो 2 × 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 हेक्टेयर हो जाएगा हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और 2 हेक्टेयर हो जाएगा हमारा नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया। अब आप समझ गए कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया क्या है। अगर आप समझ गए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड लेफ्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अब आगे बात करते हैं इसके डिफरेंट कैटेगरीज की, जिसको अभी यहाँ पर फर्दर यहाँ पर ये डिवीजन आपने देखा था, ये वाला है ना, इसी को यहाँ पर ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि सॉरी, जो लैंड यूज है, लैंड यूज मेजरली डिटरमाइन होता है 2 चीज़ों से। कौन सा? फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आता है टोपोग्राफी, कि वहाँ पर माउंटेन है, कि प्लेट्यू है, कि प्लेन्स है। अब अगर प्लेन्स है तो उस लैंड का अच्छे से यूज होगा। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, एरिड है, या फिर हॉट है, या फिर वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग उस लैंड का यूज होता है। फिर सॉइल टाइप कैसी है, क्या वहाँ पर ब्लैक सॉइल है, क्या वहाँ पर एलुवियल सॉइल है, क्या वहाँ पर रेड सॉइल है, क्या वहाँ पर लेटेराइट सॉइल है ना। जैसा सॉइल का टाइप है उसी अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। अब वहीं बात आती है ह्यूमन फैक्टर की। ये था फिजिकल फैक्टर जो भी आपको यहाँ समझाए गए, और अभी बात होती है ह्यूमन फैक्टर्स की। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है उस एरिया की, टेक्नोलॉजीज़ क्या अवेलेबल है उस एरिया में, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, फिर कल्चर और ट्रेडिशन वहाँ का कैसा है। क्या वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन ऐसा है कि मतलब लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग की जाए? क्या वहाँ का कल्चर कल्टीवेशन ऐसा है कि सिर्फ एक साल में एक ही क्रॉप की जाए, है ना। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपने देखते हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर एक साल में 1 या 2 ही क्रॉप की जाती हैं। मेजरली जो वहाँ की क्रॉप है वो आपकी राइस ही होती है, पैडी, ओके। फिर यहाँ पर समझाया गया, कंपैरिजन किया गया है, क्या 1961 में क्या यूज़ था। इसे इरेज कर देते हैं एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ ये समझाया गया कि 1961 में क्या यूज़ था लैंड का, कैसे यूज़ हुआ था, और अभी 2014 और 15 में क्या लैंड यूज में चेंजेस आए हैं, उसके बारे में यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 1960 और 61 की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 45%, यानी कि 45.26% लैंड यूज हो रहा है। किस काम के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ओके। ये नेट सॉन एरिया है। क्या है? नेट सॉन एरिया है कितना? 45.26%। यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो टोटल लैंड है वो 100% है, ओके। 100 मतलब 45.26% है आउट ऑफ 100, ओके। अब उसी में फॉरेस्ट का कितना था? 1960-61 में 18% था। अब यहाँ पर कंपेरिजन करते हुए चलते हैं। जैसे क्या है, 1960-61 में क्या था, नेट सॉन एरिया कितना था? 45.26%। और वहीं अभी 2014 और 15 में कितना है? 45.5%, यानी कि कितना बढ़ गया? 0.24% सिर्फ इंक्रीज हुआ है नेट सॉन एरिया, ठीक है, 0.24%। अब बात आती है फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट कितना था? 18.11% ओनली, और अभी कितना हो गया? 23.3%।
अभी भी कम है। जो हमारा टारगेट है ना 33% लैंड क्या हो, अंडर फॉरेस्ट हो, वो उसके हम बहुत पीछे हैं अभी। हालांकि 2014-15 में क्या है 23.3%, अभी थोड़ा सा इससे बढ़ गया है। जो करंट सर्वे हुआ था 2021 में उसमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कंपेरिजन चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर वेनेलैंड। वेनेलैंड कितना था 12.01%, अभी कितना है 5.5%, यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करते हुए, अच्छी ईल्ड देने वाले जो सीड्स हैं उनका यूज़ करते हुए या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया, वेनेलैंड को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कल्टीवेशन में। ओके ठीक है, कल्टीवेशन में कह सकते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं, देख सकते हैं क्या कि जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ था, नॉन एग्रीकल्चर यूज में क्या आता था, रोड, बिल्डिंग्स, है ना, हॉस्पिटल्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे थे वो आता था नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए। वो पहले कितना था 4.9% ओनली, अभी कितना हो गया 8.7, मतलब जस्ट डबल लगभग हो गया है ना। तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ बढ़ा है, यानी कि हाउसिंग, रोड और ये रेलवेज ये इंक्रीज हुए हैं, इनके अंडर में जो लैंड है वो ज़्यादा यूज हुआ है। फिर आता है आपका परमानेंट पास्चर, कितना था 4.7%, अभी कितना है 3.3, यानी कि ये डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है ना। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि क्या चीज़ इंक्रीज हुई, क्या चीज़ डिक्रीज हुई। ये मेजर आपने डिफरेंस देख लिया, बाकी भी और भी हेडिंग्स हैं, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप बस इतना समझ गए कि हाँ नेट्स ऑन एरिया में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है, वेनेलैंड में डिक्रीज हुआ है, वेनेलैंड डिक्रीज हुई है, नॉन एग्रीकल्चर यूज लैंड बढ़ी है ना। कब से, किस कंपेरिजन से, 1960 to 61 में, ठीक है। ओके फिर अब बात आती है टोटल जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर बात करें प्रॉपर जो टोटल कंप्लीट वैल्यू है वो कितनी है, वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना है अभी हमारे पास। ओके अब इसमें से भी 93% का ही सर्वे किया गया है। बाकी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ आपको पता है पीओके में है ना, कुछ ऐसी माउंटेन एरिया है जहाँ पर पहुँच नहीं सकते, जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह या अदर कोई रीजन्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जो टोटल हमारा एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, उसका सिर्फ 93% ही सर्वे कर पाए हैं, उसी का डेटा अवेलेबल है। ओके फिर यहाँ पर वही बात होती है कि जितना डेटा अवेलेबल है उसमें जो हमारा नेट्स ऑन एरिया कितना है वो है लगभग 54%। ओके फिर यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जो नेट्स ऑन एरिया है ना वो वेरी करता है। पंजाब हरियाणा में ये 80% करीब है, और वहीं मिजोरम, मणिपुर, अंडमान, अरुणाचल यहाँ पर सिर्फ 10% है, यानी कि वेरिएशन बहुत है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ओके फिर बात आती है फॉरेस्ट एरिया की। वही फॉरेस्ट एरिया की कहा गया कि जो हमारा डिज़ायर है, जो हमारा टारगेट है वो 33% है ना। ये कब डिसाइड किया गया था 1952 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में इसे डिसाइड किया गया था, ठीक है। अब एक्चुअली ये फॉरेस्ट करता क्या है, फॉरेस्ट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, और जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वहाँ से जो फॉरेस्ट मैन्योर फॉरेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया, यहाँ पर आपने ये देख लिया कि जो नेट्स ऑन एरिया है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, कितना 0.24% है ना। और वहीं आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में भी इंक्रीज हो गया है, कितना हो गया अभी 23.33% हो गया है। वहीं आपने देखा है कि जो वेरन लैंड है, वेरनलैंड में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, वेरनलैंड डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और वहीं आपने देखा कि जो एक सेकंड, हाँ पहले थी 4.71, पहले कितना थी 4.71 थी, और अभी कितना हो गई 8.7 हो गई है। तो कहने का मतलब ये वही है कि लगभग जस्ट डबल हो गई है, ठीक है। क्या नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए जो लैंड यूज होती है, यानी कि रोड, बिल्डिंग्स, इन सब के लिए, यानी कि रोड बिल्डिंग्स बढ़ी हैं, ठीक है। फिर आगे बात आती है अदर लैंड, जैसे कि वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में क्या क्या आता है, रॉकी एरिया, एरिड एरिया, डेजर्ट एरिया, है ना। या नॉन एग्रीकल्चर यूज में क्या कौन कौन सी है भाई बताया जा चुका है, सेटलमेंट, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सब है नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। फिर एक समस्या जो सबसे बड़ी आती है हमारे सामने वो है लैंड डिग्रेडेशन की, है ना। तो लैंड जो प्राइमरीली अगर एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, वो एग्रीकल्चर यूज के लिए बचे ही ना, उसकी क्वालिटी कम हो जाए, डिग्रेड हो जाए, उसे बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो अब वही बात कही जाती है कि 95% जो हमारी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो हम कहाँ से लेते हैं, लैंड से, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो, क्लॉथ हो, या फिर कोई और चीज़ हो, ठीक है, जो हम लाइफ में यूज करते हैं। लगभग 95% हमारी चीज़ें लैंड से ही हमें मिलती हैं, ठीक है। बाकी 5% हमें जैसे ओशन वगैरह से मिल जाती हैं, ठीक है। वही बात आती है अब क्यों लैंड डिग्रेड हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या है आपका,
डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब आता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि लैंड डिग्रेड हो जाता है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ये कि जो लैंड का फॉर्मेशन है या यूँ को सॉइल का जो फॉर्मेशन है और जो डिग्रेडेशन है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, पैरेलल। लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, पैरेलल चलते दोनों को बैलेंस करते हुए, ठीक है, अगर इसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, अब वो इम्बैलेंस क्यों क्रिएट होगा? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस पैरेलल जो चीज़ें चल रही हैं इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो डिग्रेडेशन ज़्यादा होने लगता है और लैंड फॉर्मेशन होने की जगह क्या होने लगता है? लैंड डिग्रेड होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो ये चीज़ है एक्चुअली, ठीक है, वो होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। वही बात है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन की समस्या कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। ओवरग्रेजिंग की समस्या कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। और वहीं ओवर इरिगेशन की समस्या कहाँ होगी? वेस्टर्न यूपी में। जहाँ पर भी आया है ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर समस्या है किसकी? ओवर इरिगेशन की। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ठीक है ना। ओके, फिर आगे अगर बात करते हैं हम लोग, दूसरी एक समस्या है जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होती है, वो है ग्राइंडिंग ऑफ मिनरल्स। चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, होता क्या है जब भी इनको ग्राइंड किया जाता है तो इसमें से आप देखते हो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, एक धूल जैसी उड़ती है। वो धूल जाके एक फील्ड में, एक लैंड में जाके ऐसे जमा हो जाती है। अब जमा हो गई, क्या हो गई? अब इस वजह से क्या हो गया कि बारिश हुई या फिर यहाँ पर सिंचाई की जा रही है, कोई भी कुछ भी काम किया जा रहा है, यहाँ पर पानी इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा है, लैंड खत्म हो रही है, ठीक है। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है लैंड का, वो भी खत्म हो रहा है। वो कह सकते हो कि इम्बैलेंस हो गया है ना, ठीक है। फिर आती है बात, अब जब डिग्रेड तो हो ही गई तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, सब डिग्रेड ही करोगे भैया, संभालोगे नहीं कुछ। चलो फिर क्या करेंगे? सॉइल कंजर्वेशन मेथड को यूज करेंगे। वही बात है, इंसान पहले मोमोज खा खा के अपनी हेल्थ की बैंड बजा लेता है, फिर बाद में चलता है रनिंग करने, एक्सरसाइज करने, जिम ज्वाइन करने, डॉक्टर के पास मिलने और वो कैलोरीज काउंट करने। पहले काउंट कर ली होती भैया, काइने समस्या होती, कौनो समस्या नहीं होती। तो वही अब सॉइल कंजर्वेशन में भी वही सेम है, अगर पहले ध्यान देते तो कंजर्वेशन की ज़रूरतें क्या पड़ती, वो तो ऑटोमेटिक नेचर ही कंजर्व कर रहा है उसको। हाँ तो भैया ठीक है, बात करते हैं क्या कंजर्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है एफोरेस्टेशन, यानी कि जितना हो सके फॉरेस्टवा लगाओ, जितना हो सके फॉरेस्ट लगाओ। ये क्या करेंगे? प्रॉपर रेनफॉल करेंगे, इनकी जो पत्तियां हैं वो ह्यूमस क्रिएट करेंगी, है ना। और यहाँ पर सॉइल इरोजन रुकेगा, है ना, ये विंड बैरियर की तरह भी यूज होंगी। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग का, ये नहीं कि जानवर लेके मुँह उठा के पहुँच गए किसी भी ज़मीन पे और बस उसको चराने लगे, है ना। फिर प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, वही बात कही गई कि जैसे जो हमारा राजस्थान का रीजन है, एक सेकंड इधर समझते हैं, यहाँ पर गैप है। हाँ, जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये तो है गुजरात वाला रीजन और ये राजस्थान वाला रीजन, तो यहाँ पर कहते हैं कि शेल्टर बेल्ट्स लगा दो ताकि जो इधर की अच्छी लैंड है उसमें ये सैंड डून से इधर ट्रांसफ़र होके ना आ जाएं। मतलब जो अच्छी लैंड है उसमें भी सैंड ना आ जाए, तो यहाँ लगाओ शेल्टर बेल्ट, यानी कि पेड़ लगाओ भैया। समझ गए ना बात? ठीक है। हाँ, फिर आता है आपका कंट्रोल करो ओवरग्रेजिंग को, है ना। जो डून्स हैं, सैंड डून्स को, उनको भी स्टेबलाइज करो। क्या? थॉनी वसस का यूज़ करो, यानी कि कटीली कटीली झाड़ियाँ बना दो। अब कटीली कटीली ऐसे झाड़ियाँ होंगी तो सैंड उड़ेगी, इनमें टकराएगी, यहीं इकट्ठी हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी लगा दो तो ये सैंड आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। समझ गए ना बात? ओके। फिर आता है प्रॉपर मैनेजमेंट करो वेस्ट लैंड का। फिर कंट्रोल करो माइनिंग एक्टिविटीज़ पे। प्रॉपर डिस्चार्ज करो किसका? डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी कि इंडस्ट्री से जो निकलता है जहरीला पदार्थ उसको करो कंट्रोल या उसको करो ट्रीट, उसके बाद छोड़ो उसको कहीं ओपन एरिया में या रिवर में, ठीक है ना। ठीक है। फिर आता है सॉइल एज अ रिसोर्स, मेन, सबसे मेन। सॉइल को हम रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे अब, है ना। अभी तो लैंड समझा, अभी सॉइल समझने वाले हैं, ठीक है। वही बात है, ये नेचुरल और रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। और इसको फॉर्म होने में बहुत सारे साल लगते हैं, है ना। कुछ ही सेंटीमीटर सॉइल को फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, लेकिन हम ख़त्म करने में ज़रा देर में ख़त्म कर देते हैं, पता ही है ना। यही तो आता है ह्यूमन बींग्स को। फिर बात आती है क्या? प्रॉपर फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो पहला नंबर है रिलीफ फीचर्स, यानी कि वहाँ पे क्या है? माउंटेन है, प्लेट्यू है, क्या है, कौन वहाँ पर रिलीफ फीचर है।
फिर आता है आपका पेरेंट रॉक, यानी कि जो मेन रॉक है जहाँ से वो बना है, वह कहते नहीं कि जैसे आपके पेरेंट्स होंगे वहीं से आप बन के निकलोगे और वहीं से आपको लोग देखेंगे, बस आपके संस्कार देखेंगे, आपकी चीज़ें देखेंगे तो समझेंगे कि भैया आपके पेरेंट्स कौन थे, यानी कि पेरेंट रॉक कौन है। वैसे सॉइल की भी हिस्ट्री पता चलती है किससे? पेरेंट रॉक से। पेरेंट रॉक अगर तगड़ी है, स्ट्रांग है और वो बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कर पा रही है, मिनरल्स मिनरल, तो सॉइल होगी तगड़ी, जैसे आपकी तरह, समझे ना। फिर आता है क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है कि बारिश वाला है, कैसा क्लाइमेट है, उससे पता चलेगा आपको, ठीक है, कि सॉइल फॉर्मेशन वहाँ पे कैसा होगा। फिर वेजिटेशन, वेजिटेशन है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि रेगिस्तान पड़ा है एकदम से। फिर अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि जो केचुआ वगैरह हैं, यानी कि अर्थवर्म वगैरह, ठीक है, उनका भी यूज होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया तुमने कुकर में रखा क्या नाम है, मोमोज, मोमोज तो कुकर में नहीं रखोगे, पोटैटो उबाल रहे हो कुकर में, या फिर आपने डाली 2 मिनट में मैगी, तो मैगी 2 मिनट में तैयार हो सकती है, लेकिन सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो सकता 2 मिनट में, इसको चाहिए मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, समझ गए। तो अगर आज शुरू करोगे ना, तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे के बच्चे आएंगे, वो यूज करेंगे इस लैंड को, इस सॉइल को, ठीक है। तो आज ही शुरू करो सॉइल कंजर्वेशन, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नशा ना करें, है ना, फिर बच्चों को दारू पी के ना कूटें, तो इसलिए जो आपको करना पड़ेगा प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पर बात की जाएगी स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में। तो मेजर टाइप ऑफ सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल है पहला मेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है, अब पहले एक एक करके समझ ही लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया है, इंडिया का जो फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, वो बहुत ही वेरी करते हैं। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे डिजर्ट है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पर कुछ भी नहीं है। समझ गए ना? ओके, ठीक है, फिलहाल मजाक कर रहे हैं। हर चीज़ है। इंडिया क्या है? इंडिया को ऐसे ही थोड़ी कहा जाता कि सोने की चिड़िया, ओके। इंडिया में बहुत कुछ है। तो वही उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सॉइल है ना, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से आपका आता है, एक आता है एलुवियल, जो हमारे मिलता है इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में, ओके। इसके अलावा हमको मिल जाएगा कहाँ? हमको मिल जाएगा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पर, और राजस्थान गुजरात वाले रीजन में। एक एक देखो, ये मैप दिखाते हैं आपको, एक सेकंड, ये वाला है, ये यहाँ देखो, ये एलुवियल सॉइल है। ये क्या है? देखो, यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ पर इंडस वैली की जो इंडस वैली की रिवर्स हैं, यानी कि इंडस रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंदिरा कैनाल वगैरह ये सब इधर से निकलती है। फिर यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या है, अरावली माउंटेन्स, ओके। फिर यहाँ पर लूनी यूनी वगैरह ये कुछ रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको मिलता है एलुवियल सॉइल। वहीं आप देखो, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, तो जहाँ पे नदियाँ हैं और जहाँ पे डिपोजिशन होता है, सिल्ट का डिपोजिशन, वहाँ मिलेगा आपको एलुवियल सॉइल। ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। फिर यहाँ से ऐसे होके, ये चूंकि इंडिया की बात हो रही है तभी बांग्लादेश वाले को ब्लैंक कर दिया गया, ठीक है। वैसे ही बांग्लादेश आजकल ब्लैंक चल रहा है, ठीक है, ओके। तो फिर बस यहाँ पर ऐसे इधर से आपको पता है कि यहाँ से कौन सी हुगली रिवर आती है और यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर वही डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स आती हैं जो अपना डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ पर आपका महानदी वगैरह डेल्टा बनाती है, फिर यहाँ पर गोदावरी बनाती है, फिर यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सब बहुत सारी नदियाँ आती हैं जो यहाँ पर सिल्ट का डिपोजिशन करती हैं, सेडिमेंटेशन करती हैं भैया और बहनी। समझ गए ना बात? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपने समझ लिया एलुवियल सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, ओके। फिर वही बात है कि ये इसमें होता क्या क्या, इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। और वही मोस्टली इसमें ये जो सॉइल है वो कहाँ पे मिलेगा, इसमें ये एक्चुअली कहा जाता है सैंड सिल्ट सॉइल तो मिलता है, क्ले तो मिलता है, लेकिन कुछ मोटी मोटी सॉइल भी मिलती है। वो कहाँ मिलेगी? पीडमोंट। पीडमोंट क्या होता है? ऐसे माउंटेन है, उसके ये पैर वाला, ये माउंटेन के जस्ट नीचे वाला रीजन जो होता है ना, इसे बोलते हैं पीडमोंट, ठीक है ना। इसी को, यानी कि माउंटेन के जस्ट नीचे वाले प्लेन को बोलते हैं पीडमोंट प्लेन। यहाँ पर क्या मिलेगा? मोटे मोटे थोड़े कंकड़ मिलेंगे, यहाँ से निकले हैं अभी, टूटे नहीं है प्रॉपर, तो लुढ़क लुढ़का के आ गए हैं, ठीक है, ओके। फिर अब क्या है, एलुवियल सॉइल की भी एज होती है, जैसे आपकी एज हो रही है ना, आप छोटे थे, बड़ी हो गए हो, अभी और बड़े हो जाइए हो, तो वैसे ही सॉइल की भी एज होती है, क्या? खादर और बांगर, ठीक है। जो आपकी न्यू सॉइल है ना, न्यू एलुवियल है, उसे बोलते हैं खादर, और जो ओल्ड एलुवियल है, ओल्ड वाली, उसे बोलते हैं बांगर। तो क्या आपने सीखा? जो ओल्ड है वो क्या है? बांगर है, और जो न्यू है, न्यू एलुवियल है, वो क्या है? खादर है, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखो,
बस ये आएगा एग्जाम में। अब जो वांगर है उसमें मिलते हैं, एक फीचर है जिसमें मिलते हैं कंकड़, कंकड़ मिलते हैं वांगर वाली में, ठीक है। ओके, ठीक। फिर वही बात आती है कि ये जो ओवरऑल जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि यहाँ पे कौन उगाओ, कुछ चीज़ उगाओ, सब उगता है। इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिलती है, ये इसमें पोटास, फास्फोरस और लाइम, ये भर भर के मिलता है। इसीलिए यहाँ पर शुगर कैन, पैडी, वीट वीट सब बढ़िया से उगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यूपी ले लो, बिहार ले लो, या फिर ले लो वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ आती है? बिहार में। उसके बाद कहाँ आती है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद यूपी में। समझ गए ना। ओके, तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये है एलुवियल एरिया वाला, एलुवियल सॉइल वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ होता है, ठीक। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल को हम कॉटन यानी ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर रेगुर सॉइल भी कहते हैं। रेगुर, रिमेंबर दिस पॉइंट, आता है एग्जाम में। कभी कभी कह लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज रेगुर सॉइल, वेयर इज इट इज फाउंड इन इंडिया। तो भैया बच्चे पढ़ते हैं रेगुर सॉइल, तो हमने पढ़ी नहीं थी, ब्लैक सॉइल पढ़ी थी। तो वही है ब्लैक सॉइल ही रेगुर सॉइल है, ठीक है। एक्चुअली ये बना कैसे है? वेसाल्ट से बना है। वेसाल्ट कहाँ से आया है? ये आया है लावा फ्लो से। किससे? लावा से। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लावा का जो है फ्लो हुआ था, यानी कि लावा का इरप्शन हुआ था, इस वजह से यहाँ पर ये पूरा एक सीट बिछ गई है। उसी सीट से, जैसा अभी बताया ना कि वहाँ का पेरेंट रॉक कैसा है, वैसी होगी सॉइल, ठीक है। यहाँ का पेरेंट रॉक है वेसाल्ट, तो यहाँ की सॉइल भी होगी काली काली, रेगुर सॉइल, ठीक है। ओके, तो वही बात आती है कि ये कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी ये वाली सॉइल। कौन सी वाली? ब्लैक वाली, रेगुर वाली, या फिर ब्लैक कॉटन वाली। तो तीनों एक ही बात है। मतलब महाराष्ट्र के सौराष्ट्र वाले रीजन, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ सब मिलेगी। देख लो जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, मैप में आते हैं, मैप देख दो, ये देखो यहाँ पे पड़ता है। एक सेकंड इरेज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे पड़ता है मालवा प्लेट्यू, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है, और ये सौराष्ट्र वाला रीजन है, ये यहाँ मिलता है भर भर के। यहाँ कुछ कर्नाटक वाला, आंध्र प्रदेश वाला रीजन में भी मिलता है, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक, तेलंगाना वाला रीजन, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ कुछ एरिया आता है कर्नाटक, यहाँ सब मिलता है ये, ठीक है। क्या? ब्लैक सॉइल, चखना थोड़ी मिलता है। हाँ, ठीक है, समझ गए। ब्लैक सॉइल ये बना किसका होता है भाई? क्लेई मटेरियल का होता है, बता ही दिया, इसमें साल्ट का है, ठीक है। इसीलिए करता है होल्ड, मॉइस्चर होल्ड करता है। इससे सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये सूखता है तो ऐसे ऐसे पड़ जाती हैं दरारें, बारिश होती है तो ये दरारें फिर से बंद हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे ड्राई और वेट, तो ड्राई वेट यहाँ पर अगर चलने लगे तो ये खुद ब खुद जुत जाएगी, यानी कि ये खुद ही कल्टीवेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ फसल नहीं बो जाएगी। समझ गए आप क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसकी टिलिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसे सेल्फ फ्लाइंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिच इन न्यूट्रिशन होती है, सॉइल में न्यूट्रिशन अच्छे मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, यहाँ मिलता है बराबर के। लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती है, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। याद रखियो, डेड है, जिंदा नहीं है। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। और ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ बताया फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें कम है, स्टिकी होता है जब ये गीली हो जाती है। पता है, एक सेकंड, क्या हो रहा है आज? हाँ, फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में भैया ये कैसे बनता है? ये बनता है क्रिस्टलाइन ऑफ इग्नियस रॉक से। क्रिस्टलाइन ऑफ लो रेनफॉल वगैरह हो, ये कहाँ होगा? ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन में होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। रेडिश इसका कलर काहे होता है? रेड काहे होता है? इसे गुस्सा आता है इसलिए रेड होता है, ऐसा कुछ होना है। ये होता है डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, है ना। आयरन के क्रिस्टल्स इसमें मिलते हैं, इस वजह से ये होता है रेड, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें पाई जाती हैं, है ना। और ये येलो कब हो जाता है? ये येलो हो जाता है भैया कब होता है? जब ये होता है गीला, हाइड्रेट होता है, तब ये हो जाता है येलो। अगला आता है आपका लेटराइट सॉइल, ओके। एक सेकेंड इरेज करके साफ करें, ये अब सही।
हाँ, लेटराइल सॉइल का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है लेटर। लेटर मतलब बाद में आना, है ना, वो स्त्री कल आना, फिलहाल जोकिंग। हाँ, फिर क्या है, लेटराइट सॉइल का मतलब है लेटर, लैटिन वर्ड में फिर आता है आपका, इसका मतलब होता है ब्रिक्स, यानी कि जिससे बनती हैं बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर आता है सॉरी, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई की वजह से ये बनती है, इसमें होती है लीचिंग। और लीचिंग, अब देखो, फिर से गीली हुई, बारिश हुई, फिर से ड्राई हो गई, फिर से गीली हुई, फिर से ड्राई हो गई, इस वजह से इसमें होती है लीचिंग हो जाती है। और लीचिंग की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है, इरोजन। और ये एसिडिक इन नेचर होती है, इसका पीएच वैल्यू 6 के करीब होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और ये ह्यूमस में रिच होती है, रिच होती है, क्योंकि यहाँ होते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की पत्तियाँ, टहनियाँ। और फॉरेस्ट होंगे तो जानवर भी होंगे, तो वो मरेंगे भी, जिएंगे तो मरेंगे भी, ठीक है ना। तो उससे मिलेगा ह्यूमस सॉइल को। वही बात है, अब चूंकि इसमें वही होता है, लीचिंग होती है। लीचिंग क्या होती है, मतलब भाई क्या हुआ, ड्राई हुआ, वेट हुआ, अब इस वजह से इसमें लीचिंग हो जाती है। लीचिंग की वजह से होता है इरोजन, इसमें बढ़िया बढ़िया इरोजन होता है, भर भर के होता है, इसलिए प्रोन टू इरोजन बोलते हैं इसे, ठीक। और ये काहे के लिए यूजफुल है, चाय के लिए यूजफुल है, कॉफ़ी बहुत पीते हो आजकल। और कैस्यू नट, यानी कि काजू, काजू, काजू के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल ये। कौन सी सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ठीक है। फिर आती है एरिड सॉइल। एरिड से नाम से ही आप समझ गए, इरेज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, हाँ इरेज करते हैं थोड़ा, हाँ। फिर आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल पता ही है कहाँ मिलेगी, ये होगी सैंडी टेक्सचर, है ना, मतलब मिलेगी राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है। भाई इसमें ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर तो होता ही नहीं है, बारिशें नहीं होती, कंकड़ कंकड़ मिलेंगे आपको, देखते रहो बस, कंकड़ को निहारो बैठ के, ठीक है। ऐसा कुछ सॉइल निकलता है। तो इसमें भैया करना पड़ता है इरिगेशन। यहाँ पर बबूल के पेड़ मिल जाते हैं, क्योंकि इनको चाहिए कम पानी, इनकी पत्तियाँ होती हैं छोटी। अब जब पत्तियाँ होती हैं छोटी तो इसमें हो पाता है वो क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपायरेशन, कम ही कम हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें वाटर लॉस कम होता है। फिर आता है आपका फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, जहाँ है फॉरेस्ट वहाँ है सॉइल, ठीक है। सॉइल टेक्सचर वेरी करता है, लूमी नेचर में होती है, यही सब है बस, और कुछ है नहीं यहाँ पर। माउंटेन माउंटेन वाले एरिया में मिलेगा, हिली विली एरिया में। वहीं पे तो बच्चे हैं फॉरेस्ट, बाकी तो सब जला दियो भैया, रोड बना लियो, घर बना लियो, बिल्डिंग बना लियो, और बनाए हॉस्पिटल, ठीक है। फिर वही बताया गया है कि हिमालय रीजन में ये मिलेगा, इसमें भैया डिनरेशन की समस्या चल रही है, एसिडिक नेचर है, लो ह्यूमस क्वांटिटी बची है, इरोजन चलता रहता है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, देखो अब यहाँ पे देख लो थोड़ा, ये आपका बची हुई सॉइल, जैसे ये जो देख रहे हो ना, एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा हाईलाइट लेते हैं। हाँ, ये जो वाला ये देख रहे हो ना, ये रेड एंड येलो सॉइल है, रेड एंड येलो, ये रेड एंड येलो है, ठीक है। ये ब्लैक है, ब्लैक इसे रेगुर भी कहते हैं, ये एलुवियल है भैया। और ये माउंटेन सॉइल है, ये कहाँ मिल रही है, हिमालय वाले रीजन में, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। ये है आपकी डेजर्ट सॉइल, यानी कि सैंडी सॉइल, ठीक है, या एरिड सॉइल। और ये बची है बहुत ही कम, एक सेकंड बदलते हैं हाइलाइटर ये वाला रीजन, ये वाला, ये है भाई आपकी जानी पहचानी लेटराइट, लेटराइट सॉइल, लेटराइट, ये वाला, यहाँ देखो, ये एक सेकंड यार, ये क्या है, लेटराइट सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल है, ठीक है। तो आपने देखा कि एलुवियल है, ये आपकी माउंटेन सॉइल है, यहाँ पर एरिड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, फिर यहाँ पर लेटराइट सॉइल है, ओके। और माउंटेन वाली तो हो ही गई ना, बस इतनी है सॉइल, इतने और क्या चाहिए भैया। ये क्यों लेटराइट सॉइल में होती है, हैवी रेनफॉल, इसीलिए लेटराइट बोल देते हैं, चल लेटराइट हो गई। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है, क्या आता है, सॉइल का करो कंजर्वेशन। तुमने बड़ा जो है बदतमीजी कर ली, अब करो कंजर्वेशन। चलो सॉइल का कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब भाई बताई जाएगी, वही प्रोसेस होती है ना सॉइल का फॉर्मेशन की, पैरेलल चलती है, इरोजन और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पैरेलल चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है। लेकिन इसमें आती है समस्या, जब आते हैं ह्यूमन तो हमेशा से आते हैं बीच में, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो नेचर हो, आएंगे ह्यूमन ज़रूर। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से होती समस्या, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। एक्चुअली वही सेम है, जैसे लैंड का कंजर्वेशन चल रहा है, तो वही सॉइल है, लैंड ही सॉइल है एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हो आप। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है। लैंड मतलब कोई भी लैंड है ना, कोई प्रॉपर लैंड है ना। सॉइल क्या है, वही लैंड का एक पार्ट जो ऊपर की लेयर जो यूज होती है किसमें, आपके
क्रॉपिंग में, फसल उगाने में, समझ गए ना बात। तो भाई डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, विंड, ग्लेशियर, इनकी वजह से भी होता है इरोजन, पता है ना, विंड, ग्लेशियर, वाटर की वजह से। अब बनती हैं गलियाँ, तेरी गलियाँ, मतलब गलीज बनती हैं, कब, ऐसी, इनको बोलते हैं गली। यानी कि क्या होता है, एक्चुअली इरोजन होता है, बारिश हुई, यहाँ पर देखो कोई वेजिटेशन है नहीं है, आराम से इरोजन हो जाएगा, मज़े से होगा, मज़ा आएगा उसको। अब देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा इरोजन होगा, ऐसे थोड़ा सा, फिर क्या होगा, अब पानी आएगा, उसको ऐसे यहाँ से ऐसे गिर रहा है तो उसको और स्पीड बन मिल गई, वेलोसिटी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो ये क्या होगा, ये वाइडन हो जाएगा, ये ऐसे बहेगा, ऐसे बहेगा, देखो ना, ये ऐसे देखो, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये और वाइड हो जाएगा। ओके, अब ऐसी जो लैंड होती है जहाँ पर बहुत सारी गलीज बन जाती हैं, तो अब इसी लैंड को बोलते हैं बैड लैंड, और इसके लिए जाना जाता है कौन, चंबल रिवर, एक सेकंड यार स्पेलिंग ही गलत हो रही है, चंबल रिवर, है ना, और इसी को बोलते हैं रेवाइंस। ठीक है, ऐसी लैंड जहाँ पर एकदम गलियाँ ही गलियाँ बन गई हों, ठीक है, गलीज मतलब गलियाँ, मतलब समझ गए ना। एक होता है, ये तो समझ गए आप, गलीज। फिर आता है आपका सीट। सीट इरोजन क्या है, यहाँ समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं भाई। जैसे समझो ये है एक पूरा लैंड, अब क्या हो, बारिश हुई, भीनी भीनी बारिश हुई, यानी कि ऐसे बूंदें, छोटी छोटी बारिश हो रही है, तो प्रॉपर सब पे प्रॉपर बारिश हो रही हो, ये लैंड कैसा है, इसमें स्लोप है बहुत ही कम, मतलब स्लोप जीरो है, इसे मान लो स्लोप जीरो है। अब बारिश होगी धीरे धीरे, थोड़ा बहुत स्लोप है, बहुत ही कह सकते हो लेस देन 1%, 1 डिग्री से भी कम है, 1 डिग्री से भी कम ही है भैया, यहाँ पर ऐसा मान लो स्लोप 1 डिग्री से भी कम है। तो क्या होगा, बारिश यहाँ पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की पूरी एक लेयर को ही इरोड करके इधर बहा देगा। ठीक है, यानी कि एक बार में पूरी लेयर ही इरोड हो जाए, उसे बोलते हैं हम सीट इरोजन, सीट इरोजन। ओके, अब समझ गए। गलीज में क्या होता है, बस ऐसे, चूंकि वहाँ पर स्लोप ज़्यादा होता है, तो पानी आया, वो ऐसे ऐसे होते हुए उसने यहाँ पर गड्ढा बना दिया, गलियाँ बना दी, गलियाँ तेरी गलियाँ। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस वही, अब ये ऐसा क्यों होता है, हम जो प्लॉइंग करते हैं वो सही से नहीं करते हैं, दारू पी के पहुंच जाते हैं खेत में, है ना, इस वजह से समस्या ये आती है। तो प्लॉइंग जो है ना वो अच्छे से करनी है, मतलब ये है कि अगर मान लो आपके खेत का स्लोप इधर से इधर है, तो आपको ऐसे ऐसे है, ये एक सेकंड, ऐसे है अगर आपके खेत का स्लोप, तो करना क्या है, आपको करना ये है कि जो ट्रैक्टर या फिर बैल हैं, जो हल है, वो ऐसा ऐसा चलाना है, ऐसा ऐसा चलाना है। और अगर ऐसा खेत है और वैसा ऐसा जोत दोगे तो बारिश होगी, पानी की स्पीड इधर बढ़ जाएगी, ऐसे गलीज, ये जो गलीज बन रही ना इरिगेशन, सॉरी प्लोइंग की वजह से, इसमें पानी की स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, और ये सब उड़ा के ले जाएगी, मिट्टी सब गई, इरोजन बहुत फास्ट हो जाएगा। और अगर ऐसे 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 जोतते हैं, यानी कि ऐसे ट्रैक्टर ले गए, फिर ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे, तो इससे क्या हो रहा है, ये बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं बाबूजी, बैरियर्स क्रिएट हो गए, इस वजह से क्या होगा, इरोजन नहीं हो पाएगा। ये कहा गया है कि क्या करो, करो कंटूर प्लोइंग, कंटूर प्लोइंग। ओके, फिर वही आता है, फिर या उसी को बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन। हालांकि ये एक कल्टीवेशन का टाइप है, इसमें क्या होता है, माउंटेन एरिया में होता है, यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ये माउंटेन्स है, ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन्स को काट के मतलब काट के क्या, एक्चुअली ऐसे बैलेंस कर करा के यहाँ पर उसका जो स्लोप है ना बराबर कर लेंगे, एक खेत यहाँ पे बना लिए, एक खेत यहाँ पे बना लिए, एक खेत यहाँ पे, ऐसे थोड़ा उसको बराबर कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर स्लोप कम हो गया, स्लोप कम हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर भैया पानी रुका रहेगा, पानी रुको रहेगा, इरोजन नहीं होगा। अब मान लो कोई बंदा था, उसने क्या किया, उसने ऐसा अपना खेत बनाया ऐसे, अब ऐसे बनाया, यहाँ से पानी छोड़ा, वो यहाँ आ रहा है, बल 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 बल, क्या होगा भैया, उसका खेत ही नहीं बचा, वो कहाँ खेत था, ये तो खेत ही गायब हो गया, खेत के पैर लग गए, समझ गए ना। उसे नहीं पता, उसने बदतमीजी कर दी, मतलब उसने मेथड को नहीं यूज किया, क्या, कौन सा मेथड यूज नहीं किया उसने, टेरेस कल्टीवेशन का यूज नहीं किया, समझ गए ना। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर समझते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक फसल है छोटी छोटी, ऐसे ऐसे छोटी छोटी, एक फसल है ऐसे बड़ी बड़ी, जैसे मक्का है, सपोज करो ये मक्का है, ठीक है, अब फिर से ये छोटी छोटी फसल, फिर से ये बड़ी बड़ी फसल, तो इससे क्या होगा, हवा चलेगी तो भैया इरोजन इरोजन नहीं हो पाएगा जल्दी से, ठीक है, ये रोक लेगी बीच वाली लेयर, इस जो छोटी क्रॉप है उसको भी प्रोटेक्ट करेगी, और यहाँ पर इरोजन वगैरह भी सही से नहीं हो पाएगा, और इस वाली फसल को बढ़िया से मतलब वेंटिलेशन भी हो पाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आप समझ गए। फिर आता है शेल्टर बेल्ट, मैं बता चुका हूँ पहले ही, राजस्थान वाले एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे ये इधर डेजर्ट है, तो इधर क्या करो, प्लांट उगा दो, है ना, प्लांट की मतलब जो ट्रीज़ है ना, उनकी उनकी एक आप बना दो पूरी बेल्ट,
है ना, इसे शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। अब इधर से मान लो हवा चलती, आंधी चलती, तो बालू इसमें उड़ेगी, बालू उड़ेगी तो इस प्लांट में टकराएगी तो यहीं गिर जाएगी। और इधर जो था, इधर फार्मर अपना बढ़िया खेती वेत कर रहा था, फसल उगा रहा था, वो बालू अब इधर नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बता दी शेल्टर बेल्ट, है ना, इसने बचा लिया आपको, ठीक है ना। नहीं तो इस खेत में हो जाती बालू, ये भी हो जाता डेजर्ट, यहाँ पे काहे बनती भैया, कुछ नहीं होता। समझ गए ना शेल्टर बेल्ट क्या है? ओके, अब चलते हैं आगे। अब कहाँ आगे, बस हो गया ख़त्म। तो आपने समझ लिया लैंड वाला पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब क्या क्या समझा, यहाँ समझते हैं। आपने समझा लैंड रिसोर्स, फिर आपने समझा सॉइल। अब लैंड में भाई आपका क्या बदतमीजी कर रहे हो, यानी कि कैसे डिग्रेड कर रहे हो उसे, ठीक है। अब भैया डिग्रेड कर रहे हो तो कुछ और भी करो, डिग्रेडेशन अगर हो रहा है तो उसके साथ 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 कंजर्वेशन भी होगा, है ना। कंजर्वेशन पढ़ा, फिर वही बात है सॉइल। अब सॉइल में भी यही फॉर्मेशन अगर पढ़ोगे तो भैया डिग्रेडेशन पढ़ोगे, डिग्रेडेशन पढ़ोगे तो भैया एक चीज़ और पढ़ोगे, क्या? कंजर्वेशन, ठीक है ना। एक चीज़ में और पढ़ लिया हम लोगों ने, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल भी पढ़ा है, ठीक है। कौन कौन से टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं भैया बताओ जल्दी करो। एक है आपका एलुवियल, एलुवियल रिवाइज कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग, ठीक है। एलुवियल जिसको जल्दी है वो जा सकता है। एलुवियल, एलुवियल के दो टाइप हैं आपके, कौन कौन से? खादर, खादर क्या होता है? जो आपका न्यू एलुवियल है। दूसरा है वांगर, वांगर क्या होता है? जो ओल्ड है, जो ओल्ड है, जो ओल्ड है वो वांगर है, जो न्यू है वो खादर है, ठीक है ना। ओके, फिर आपने देखा कि रेड सॉइल, रेड एंड येलो, ठीक है। फिर आपने देखा लेटराइट, इसके बाद आपने देखा रेगुर, रेगुर सॉइल, रेगुर या ब्लैक कॉटन, ठीक है ना, ब्लैक कॉटन, ठीक है ना, ये आपने देखा। फिर आपने देखा एरिड सॉइल, फिर देखा है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है ना। इतनी सारी सॉइल के टाइप समझ लिया आपने, ठीक है। ओके, और इस तरीके से हुआ कंप्लीट, है ना। फिर भाई आपने सॉइल का कंजर्वेशन करना है, वो सब दुनियादारी करनी है, तरीके अपनाने हैं, प्लॉइंग करनी है, कंटूर प्लॉइंग करनी है, एंड टेरेस फार्मिंग करनी है। तो समझ गए ना। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। जाओ मज़े करो, एंजॉय करो, ओके। और कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये लेक्चर।